सरकार द्वारा एक गांव का बंटवारा हो रहा था। बंटवारा इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि वहां से एक सड़क गुजरना थी। जब जैसे ही सरकार का निर्णय आता है तो उस गांव के बीचों बीच अगर सड़क निकाली जा रही थी तो उसी समय उस गांव के दो बंटवारे हो जाते हैं। अच्छा, जब गांव के दो बंटवारे हो जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर उस गांव में दो समुदाय विशेष रूप से रहा करते थे कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय। जब उस गांव के बीच से रोड निकाला गया तो वो गांव दो हिस्सों में बट जाता है और एक हिस्से में मुसलमान समुदाय के लोग रहने के लिए लग जाते हैं और दूसरी साइड में हिंदू पक्ष के लोग रहने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों, जब सड़क वहां से निकल जाती है तो लोग बाग सेटल हो जाते हैं अपने अपने स्थान पर। सभी लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चल रहा था। तभी वहां पर एक घटना एक मोड़ लेती है जो कि बेहद गंभीर रूप का तरीके से आती है सामने गुजर कर, कि लोग बागों के सामने जब ये घटना आती है तो लोग बाग जब इसके बारे में सुनते हैं, अपने कानों पर यकीन नहीं होता है लोगों को कि आखिरकार इंसान अपनी खुन्नस बुझाने के लिए, अपनी दुश्मनी बुझाने के लिए एक इंसान की कैसे हत्या कर सकता है। आज की जो कहानी में दोस्तों, एक इंसान को इतनी बेरहमी के साथ मारा जाता है कि उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है और पूरा इल्जाम मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाया जाता है। बल्कि जब घटनाक्रम का खुलासा जब लास्ट में होता है दोस्तों, तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। तो आज वही पूरी कहानी में आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है गोपालगंज, और गोपालगंज जिला के पास में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है नामागढ़, और नामागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम रहता है जिसका नाम रहता है दानापुरा। दानापुरा में एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है बैजनाथ पुजारी। बैजनाथ पुजारी जिसकी उम्र तकरीबन 85 साल के लगभग होती है और उनके 4 बेटे रहते हैं, जिनमें से एक बड़ा बेटा रहता है मनोज, जो कि पिताजी की बुजुर्ग हो जाते हैं पिताजी, तो उस मंदिर की पूजा करने के लिए मनोज पुजारी को रख दिया जाता है कि मनोज पुजारी अब आगे चलकर इस मंदिर की पूजा करेंगे। उस जगह का मैं आपको नाम बता दूं दोस्तों, जब दो हिस्सों में एक गांव बट जाता है तो एक को छोटा टोला के नाम से बोला जाता है और दूसरे को बड़ा टोला के नाम से पहचाना जाता है। छोटे टोला में मुसलमान समुदाय के लोग आगे रहते हैं और बड़े टोले में हिंदू समुदाय के लोग आगे रहते हैं। दोस्तों, 16 दिसंबर 2023 को सुबह के 6 बजे के करीब जब लोग बाग अपने घर के कामकाज के लिए या खेती किसानी के कामकाज के लिए अपने घर से बाहर के लिए जब निकलते हैं तो वहां पर एक इंसान रहता है जिसको एक अजीब प्रकार की बदबू आती है। तो इंसान उस बदबू का पीछा करते हुए एक झाड़ियों के पास पहुंचता है और झाड़ियों के पास पहुंच जाने के बाद उस वहां पर देखता है कि एक इंसान की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। तभी मनोज पुजारी जो रहते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, जिनकी हत्या हो जाती है, तो मनोज पुजारी का एक भाई रहता है जिनका नाम रहता है अशोक कुमार, और अशोक कुमार अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं 16 दिसंबर 2023 को पुलिस के पास में। अब इसमें पुलिस की भी लापरवाही सामने आती है दोस्तों, कि पुलिस वाले प्रॉपर तरीके से इसमें छानबीन और देखरेख नहीं करते हैं। इसी के साथ 16 दिसंबर 2023 को सुबह के टाइम उस इंसान को डेड बॉडी मिलती है। इधर पूरे घर वाले, परिवार वाले उस मनोज को खोजने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तभी 16 दिसंबर के दिन उसकी जो डेड बॉडी मिलती है तो लोग बागों में बड़ा आक्रोश पैदा हो जाता है और एक क्या बोलते हैं उसको, जो सामुदायिक संगठन बन जाते हैं, सामुदायिक दंगा करने जैसा माहौल वहां पर प्रकट हो जाता है। पर वहां पर इस दंगे को कंट्रोल करने के लिए जो वहां के एसओचओ रहते हैं, एसडीएम साहब रहते हैं, वो सभी लोग आके कैसे भी करके बाहर से पुलिस फोर्स बुलाई जाती है और जैसे करके इस घटना को रोक लिया जाता है। अब पुलिस के पास में दो ही ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, कि पुलिस वाले उस डेड बॉडी को लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है तो उसमें देखा जाता है कि जो मंदिर के मनोज पुजारी हैं, मनोज पुजारी का कत्ल कैसे हुआ है। उनके मुंह में एक गर्म सरिया डाला गया था, उनकी जबान काट ली गई थी और दोनों आंखों को बाहर निकाल दिया गया था और साथ में उनका गुप्तांग काटकर फेंक दिया गया था। दोस्तों, जब इस तरीके से पूरी
जो पोस्टमार्टम की लोग रिपोर्ट जब सामने आती है सभी लोगों के सामने, तो लोग बाग इतना हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और एक अच्छे खासे आदमी की भला मुंशियात वाला जो इंसान रहता है पुजारी, तो पुजारी की आखिरकार कौन इंसान इस तरीके से हत्या कर सकता है। दोस्तों तभी पुलिस वाले अब इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं कि आखिरकार वह इंसान कौन है। और बराबर पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था कि आखिरकार 10 दिन से इंसान लापता था और इसकी आपके पास कंप्लेंट भी दर्ज की गई थी, लेकिन आपने इस पर भरपूर कार्रवाई और कोशिश क्यों नहीं की। शायद पुलिस अगर एक्शन में सही समय पर आ जाती तो शायद इस पुजारी को ना ही इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती और ना ही इसकी मौत होती। पुलिस दबाव में आ जाती है दोस्तों और इसकी छानबीन स्टार्ट करती है। तभी देखा जाता है कि 10 दिसंबर 2023 को पुलिस वाले आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे रहते हैं उनको खंगालना स्टार्ट करते हैं। जब जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है दोस्तों, तो वहां पर देखा जाता है कि 10 दिसंबर के रात्रि के 10 बजे के करीब 2 सहपाठियों के साथ में मनोज पुजारी अपने मंदिर के अंदर विश्राम कर रहे थे। उनका 1 या 1.5 घंटे का वीडियो देखा गया उसमें कि 11 बजे तक मनोज नाम के जो पुजारी हैं वह मंदिर के अंदर लेटे रहते हैं और 11 बजे के करीब उनको एक फोन आता है। तो मनोज तिवारी जो उस फोन को उठाकर मंदिर से बाहर चले आते हैं। मंदिर के बाहर जैसे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई जाता है कि फोन आने के बाद मनोज तिवारी उस मंदिर में दोबारा लौटकर नहीं आते हैं और चले जाते हैं। फिर इसी के द्वारा पुलिस वाले चेक करते हैं कि मनोज तिवारी उस समय तो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि कहीं पर गया है, लेकिन आगे का कुछ सुराग कोई नहीं मालूम होता है। तभी पुलिस वाले मनोज पुजारी का जो मोबाइल नंबर रहता है उसको सर्वेलांस पर डालते हैं। उस सर्वेलांस में जो CDR के तहत उसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें एक सुनीता नाम की लेडीज का आता है कि जिस 11 बजे रात को सुनीता नाम की लेडीज का फोन आया था मनोज पुजारी के फोन पर, और उसी से बात करते हुए मनोज बाहर के लिए निकल जाता है। दोस्तों उसी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और जो मोबाइल के लिंक के आधार पर सुनीता नाम की लेडीज को अरेस्ट किया जाता है। तो सुनीता को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस थाने लाया जाता है। तो सुनीता भी पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करती है। तब पुलिस सख्ती से पेश आती है सुनीता के सामने। तो सुनीता कहीं ना कहीं अपना जो जुर्म रहता है उसको कबूल कर लेती है और वह बताती है कि पूरा मामला नेहा कुमारी का है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेहा कुमारी कौन है। नेहा कुमारी एक 23 साल की खूबसूरत लड़की रहती है जो कि उस समय अपने गांव में किसी की शादी के फंक्शन में आई हुई थी। और शादी के दूसरे दिन वह कहती है कि मुझे मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। तो वो अपने पति के साथ मंदिर जाती है और जैसे ही पति की थोड़ी बहुत नजर बचती है तो मनोज पुजारी जो रहता है वो उस नेहा कुमारी लड़की को पकड़ लेता है और दबोच लेता है एक साइड में। तभी उसका पति देख लेता है और हंगामा खड़ा हो जाता है। दोस्तों जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो उसका पति भी नेहा के ऊपर चिल्लाने के लिए लग जाता है और नेहा पूरा अपना घटनाक्रम अपने घर वालों को जाकर सुना देती है। अब पूरा माजरा क्या आता है, तो इसी आधार पर नेहा कुमारी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। किसके द्वारा? पुलिस द्वारा। जब नेहा कुमारी को पुलिस बुलाकर बैठाती है और उससे पूछताछ की जाती है तो नेहा भी इधर उधर की बातें ना करके अपना जुर्म कबूल करके पूरी घटनाक्रम को सुनाती है। वह कहती है कि सर आज से ये घटना स्टार्ट होती है 3 साल पहले की, और 3 साल पहले मेरा इससे रिलेशनशिप था मनोज पुजारी से, ये मेरा मिलना जुलना था, इसके साथ शारीरिक संबंध भी मेरे बनते थे। शारीरिक संबंध बनाते बनाते मनोज ने पता नहीं कब के समय इसके साथ में एक प्राइवेट वीडियो शूट करके रख लिया गया था। अच्छा, जब शादी का समय आया तो दोनों ने काफी कोशिश की शादी करने के लिए, लेकिन जो लड़की है नेहा कुमारी, इसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह दूसरी जगह इसकी शादी कर देते हैं। इसी बात पर दोस्तों मनोज पुजारी जो गुस्सा में आ जाता है और वो हमेशा ब्लैकमेलिंग करता है उस वीडियो के जरिए नेहा के लिए कि तुम्हें हमेशा मेरे पास इस वीडियो के माध्यम से आना पड़ेगा, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों समय समय पर नेहा कुमारी उसके पास मिलने भी आती है, लेकिन बार बार उसको समझाती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी हो चुकी है, अब तो अपना रास्ता अलग देख लो, मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। पर मनोज पुजारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और 9 दिसंबर 2023 को ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब नेहा अपनी शादी में आई थी सहेली की यहाँ पर, शादी के बाद सुबह मंदिर जाती है और मंदिर जाने के बाद वहां पर पहुंचती है मंदिर में तो मनोज पुजारी उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। और जबरदस्ती की जब पूरी कहानी वो अपने घर वालों को सुनाती है तो उसमें उसका बेटा अमित और उसके परिवार वाले मिलजुल कर एक षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र के तहत जो उसकी चाची रहती है सुनीता से कहा जाता है कि तुम मनोज को यहाँ पर बुलाओ। जैसे ही 10 दिसंबर को रात्रि के 11 बजे के करीब
उसको फोन लगाती है सुनीता। मनोज अपने मंदिर को छोड़कर सुनीता के घर पर जाता है। उन लोगों के प्लान पहले से ही थे, जिसमें सुनीता ने और उसके परिवार वालों ने मनोज पुजारी के हाथ पैर बांध देते हैं। उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, जीभ भी काट दी जाती है, उसका गुप्तांग भी काट कर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जब पूरी घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोग बाग इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा हैरान नजर आने लगते हैं कि आखिरकार इंसान अपनी गुस्सा बुझाने के लिए एक इंसान की ऐसे कैसे हत्या कर सकता है। और पूरा मामला जो पुलिस के ऊपर भी आता है कि पुलिस के पास में 6 दिन पहले कंप्लेंट दर्ज कर दी गई थी, तो पुलिस आखिर अभी तक क्या करती रही। तमाम तरीके के पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों, इन तीनों नेहा के लिए, सुनीता के लिए, तीनों आरोपियों के लिए पुलिस ले जाकर एक गंभीर मुकदमा के तहत इसको जेल में डाल देती है और जेल में डालने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और मैं फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।